मैंने बगैर इत्तला दिए दुबई से पाकिस्तान आने का फैसला किया ताकि घर वालों को अचानक खुश कर सकूं और इन्हें सरप्राइज दूं। लेकिन किस्मत ने इस दिन मेरे साथ अजीब खेल खेला। जब मैं घर पहुंचा तो वहां मुझे चिच्चा की बेटी अकेली मिली। इस लम्हे मुझ पर शैतानियत हावी हो गई और मैंने ये कैसा गुनाह कर दिया जिसने सारी जिंदगी के सुकून को बर्बाद कर दिया। इसकी इज्जत छीन लेने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि सामना करता, इसलिए फौरन दुबई के वापसी की टिकट बुक करवाई और वहां चला गया। जब घर वाले वापस आए और इसने रोते हुए हकीकत बयान की तो किसी ने इसकी बात पर यकीन न किया। उल्टा इसे बदकिरदार कहकर जलील और रुस्वा करके घर से निकाल दिया गया। वो मासूम लड़की तन्हा थी और वक्त ने इस पर मजीद जुल्म किया। वो माँ बनने वाली थी। इसकी आहो फगान किसी ने ना सुने और वो बेचारी जमाने के ताने सहते रही। 3 साल बीत गए। मैं अपनी शादी के मौके पर दोबारा पाकिस्तान आया। दुल्हा बनकर स्टेज पर अपनी दुल्हन के साथ बैठा ही था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक पागल औरत ने अचानक आकर शोर मचाना शुरू कर दिया और मेरा भांडा फोड़ दिया। मैं पत्थर का सा हो गया, कलीजा मुंह को आ गया। इस दिन मुझे अपने गुनाह का बोझ पहले से कहीं ज्यादा महसूस हुआ। दुबई की जिंदगी भी कोई आसान न थी। मैं पिछले 3 साल से वहां काम कर रहा था। एक दोस्त के मशवरे पर आया था और यहाँ की जिंदगी एक मशीन की तरह गुजर रही थी। सुबह सवेरे काम पर निकलता, शाम गए लौटता और रात को कुछ देर घर वालों से फोन पर बात करता। मेरा खानदान पाकिस्तान में था। वालिदैन मेरा भाई अली, बहन फरियाल और हमारी बच्चियां। अम्मी को बच्चियों से बेहद प्यार था और वही इनका सहारा थी। मेरी भतीजियां जोया और किरण भी मुझसे फोन पर बात करके खुश होती। एक दिन कंपनी ने ओवर टाइम का ऑप्शन दिया। मैंने फौरन हाँ कर दी। जिस्म थक जाता, नींद पूरी ना होती, लेकिन जब मैं घर पैसे भेजता और घर वाले खुश होकर बताते कि उन्होंने मेरे भेजे हुए पैसों से नए कपड़े और जूते खरीदे हैं, तो इनकी आवाज में खुशी सुनकर मेरी सारी थकन उतर जाती। इनके चेहरों की मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे बड़ी राहत थी। रफ्ता रफ्ता मैंने दुबई को ही अपनी दुनिया समझ लिया था, लेकिन दिल के अंदर वो पुराना बोझ हमेशा मुझे कचरे की लगाता रहा। ये वो दुनिया थी जहाँ सिर्फ मैं था, अरसलान, ना किसी का बेटा, ना किसी का भाई और ना ही किसी का मुजरिम। यहाँ मुझे एक सुकून सा महसूस होता था, जैसे मैं अपने गुनाहों और जमाने के तानों से आजाद हो गया हूँ। दुबई की ये गुमनाम जिंदगी मुझे अपने जख्मों को भुलाने में सहारा देती थी। मैं वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां पर चेहरे के पीछे मेरे गुनाह की याद छुपी हुई थी। लेकिन इन्हीं दिनों कंपनी ने अचानक ऐलान किया कि तमाम वर्कर्स को 15 दिन की छुट्टी दी जा रही है। यह सुनते ही मेरे साथी खुशी से झूम उठे। सब के सब अपने घरों की तैयारियों में लग गए ताकि ये दिन अपने प्यारों के साथ गुजार सके। मैं तन्हा कोने में बैठा सोचता रहा। सबके चेहरों पर खुशी देखकर मेरे दिल में अजीब सी खिसक जाग उठी। आखिरकार मैंने भी फैसला किया कि बगैर इत्तला दिए पाकिस्तान जाऊंगा और घर वालों को अचानक देखकर हैरान कर दूंगा। मैंने बैग उठाया और दुबई से रवाना हो गया। जहां जैसे ही लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर निकला तो वही गिर्द आलूद फिजा, वही शोर शराबा, वही गलियों की बास, सब कुछ वैसा ही था जैसे 3 साल पहले छोड़ कर गया था। टैक्सी पकड़ी और अपने मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जो ही गाड़ी हमारी गली में मुड़ी तो दिल ये अनजानी बेचैनी से भर गया। ख्यालात की आंधी मेरे जहन को घेरने लगी। अम्मा मुझे देखते ही शायद रोने लग जाएंगी। फरियाल भागती हुई आकर मुझे गले से लगा लेगी। किरण अपनी शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछेगी कि अचानक कैसे आ गए। इन सब ख्यालों ने मेरा दिल खुशी से भर दिया। मगर जैसे ही गाड़ी हमारे घर के सामने रुकी तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई जल्दी में निकला हो। घर के बाहर वो रौनक और हलचल बिल्कुल गायब थी। मेरा दिल डूबने लगा। मैंने बैग कंधे पर रखा और हिचकिचाते कदमों के साथ दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। पूरे घर में यह खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने धड़कते दिल के साथ आवाज दी, अम्मा, अब्बा, फरियाल, कोई है? कोई जवाब न आया। आवाज सुनसान दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। मेरा दिल बैठने लगा।
थोड़ी देर बाद मैंने जरा जोर से पुकारा, चची, किरण, कहाँ हो सब लोग? चंद लम्हों बाद ऊपर वाले कमरे का दरवाजा हल्का सा चरचरा कर खुला। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। दरवाजे से किरण नमूदार हुई। इसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। अस्सलाम भाई, आप? वो धीमी और लरसती आवाज में बोली। इस एक जुमले ने मेरे दिल को और भी बेचैन कर दिया। किरण हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ दौड़ती हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। इसके चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कुराहट थी। सरप्राइज देना था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो हामते हुए बोली, आपने बताया ही नहीं। सब तो फुप्पू की बेटे की शादी पर गए हैं। मुझे भी जाना था, लेकिन कल मेरा पेपर है, इसीलिए अब्बू और ताया अब्बू के साथ नहीं गए। वो शाम तक वापस आ जाएंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया और सोफे पर जाकर बैठ गया। बैग एक तरफ रख दिया। किरण ने मुस्कुराते हुए पूछा, चाय बना दूं आपके लिए या कुछ खाएंगे? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं कुछ नहीं, बस तुम पास बैठो। वो एक लम्हे के लिए झिझकी, जैसे सोच रही हो कि बैठे या नहीं। फिर हंसती हुई आकर मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मेरी निगाह एक पल को इस पर ठहर गई। 3 साल पहले की जिद्दी और शरारती किरण अब जवान हो चुकी थी। खद निकल आया था, चेहरे की साखित बदल गई थी, मगर वही मासूमियत, वही शफाफ आंखें अब भी वैसे ही थे। वो खुशी खुशी बताने लगी, अम्मा ने कई बार आपका जिक्र किया। फरियाल तो आपको याद करके रोती भी है, और मैंने तो ख्वाब में भी आपको देखा था एक बार। मैंने हंसते हुए पूछा, अच्छा, ख्वाब में क्या देखा था? वो बच्चों की तरह हंसते हुए बोली, यही कि आप आए थे और सबको चॉकलेट दी थी, लेकिन मुझे सबसे बड़ी दी थी। इसकी मासूम हंसी ने माहौल को एक लम्हे के लिए हल्का फुल्का कर दिया। मैं भी हंस दिया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। मेरी नजरें बार बार इसके चेहरे पर जम जाती और कभी इसके हाथों पर। वो सादा सी शलवार कमीज पहने हुए थी, लेकिन जाने क्यों मुझे लग रहा था कि इसकी सादगी में यह अलग कशिश छुपी हुई है। वो बोलती जा रही थी, मैं सुनता जा रहा था, मगर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। जैसे हर जुमला मेरे कानों से टकराकर दिल तक पहुंचने से पहले ही किसी और जज्बे में बदल रहा था। इसके अंदाज में वही पुरानी मासूमियत थी, लेकिन मेरे अंदर का शैतान आहिस्ता आहिस्ता जहन पर कब्जा जमा रहा था। यह खबीस सी आवाज बार बार कह रही थी, यही तो मौका है, घर खाली है, वो तन्हा है। मैंने अपने जहन को झटकने की कोशिश की, मगर वो वसवसे बार बार लौट आते। किरण बोली, अस्सलाम भाई, मैं खाना निकालती हूँ। आपने सफर से आते ही कुछ नहीं खाया। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, छोड़ो ये सब, जरा मेरे पास बैठो। वो हंसी और बोली, यही तो बैठी हूँ। मैंने निगाहें झुकाते हुए कहा, नहीं, यहाँ नहीं, बिल्कुल पास। वो जैसे कुछ न समझ पाई और अपनी वही सादा मासूमियत लिए आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ बैठी। इसके करीब आते ही मेरी दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। मेरा हाथ जैसे बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ गया। किरण, तुम बहुत बदल गई हो, मैंने धीमी आवाज में कहा। वो हल्की सी झम के साथ बोली, सब यही कहते हैं। मैंने इसका हाथ थामा तो वो चौंक गई, जैसे करंट सा लगा हो। इसने फौरन अपना हाथ झटक कर पीछे कर लिया। क्या हुआ? मैंने आहिस्तगी से पूछा। वो नजरें झुकाते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। ये कहते ही वो जल्दी से किचन की तरफ चली गई। मैं वही सोफे पर बैठा रहा, लेकिन दिमाग के अंदर शोर बढ़ता जा रहा था। हर चीज जैसे धुंधला गई थी, वक्त, रिश्ते, इज्जत, सब कुछ। मुझे मालूम था जो सोच रहा हूँ वो गलत है, लेकिन उस लम्हे मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनना ही बंद कर दी थी। कुछ देर बाद किरण वापस आई। इसके हाथ में जूस की ट्रे थी, लेकिन ट्रे और इसके हाथ दोनों हल्की हल्की कांप रहे थे। मैंने खामोशी से वो ठंडा गिलास लिया, यह कुन भरा और नजरें इसके चेहरे पर जमा दी। वो फौरन किचन की तरफ पलटने लगी तो मैंने आवाज दी, किरण। वो रुकी और पलटकर बोली, जी, कमरे में जा रही हो? कल पेपर है ना, थोड़ा रिवीजन करना है। मैंने मसनवी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। जी, इसने धीरे से कहा और ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने कुछ लम्हे वहीं बैठा रहा। दिल में एक अजीब सा तरफ, एक बोझ और एक ऐसा तूफान था जो मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मेरे सोचने और रोकने की ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी।
जहीन में एक ही खौफनाक ख्याल गूंज रहा था और कदम खुद ब खुद आहिस्तगी से उठने लगे। हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ा, धीरे से खुला। वो कमरे में बैठी थी, किताब हाथ में थी, मगर निगाहें सफ़े पर नहीं थी। शायद इसने कुछ महसूस कर लिया था, क्योंकि मुझे देखकर वो चौंक उठी। अस्सलाम भाई, सब खैरियत? वो हिचकिचाते हुए बोली। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर खड़ा हो गया। बस ऐसे ही देखने आया था। वो लबों पर बेसाख्ता सी मुस्कुराहट लेकर बोली। जी बेस पड़ रही थी। इसकी आवाज में घबराहट छुपी थी। मैं आहिस्तगी से बेड के किनारे बैठ गया और खामोशी से बोल उठा, किरण तुम वाकई बहुत बदल गई हो। इसने आंखें नीचे कर ली और शर्म सा दिखा दिया। मेरी बातें इसके लिए अजीब थी। वो उलझन में थी। मैंने वही जज्बाती हिचकिचाहट छुपाकर इसका हाथ थामा तो वो फौरन पीछे हट गई। क्या कर रहे हो? इसने जोर से कहा। आवाज में खौफ था। आप? कुछ नहीं, बस आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने धीमी कोशिश में कहा, मगर वो और भी खौफ ज्यादा हो गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बराहे मेहरबानी बाहर चले जाएं, इसने घबरा कर कहा। इसने चीख कर कहा, आप मेरे भाई हैं, मुझे छोड़ें। मैंने इसकी बातों को नजरअंदाज किया। वो बेड से उठने लगी तो मैंने बाजुओं से पकड़कर रोका। वो झटके देने लगी। खौफ ज्यादा आवाज में कहती रही, अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दें, बस एक लम्हा, बस एक लम्हा। इसकी चीखें गले में दब गईं, आंखों में आंसू भर आए। इसकी घबराहट, शर्म और बेबसी ने पूरे कमरे को एक ठंडी खामोशी में घेर दिया। मैंने इसकी लड़खड़ाती हुई नजरों में अपनी हरकत की मकरूह हकीकत देखी। वो मुंह चिढ़ाने, बहकाने या किसी किस्म की खुशी की तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक इंसान की तोड़फोड़ हुई मासूमियत थी। अचानक मुझे सब कुछ वाज़ा नजर आया। इसके आंसू, इसकी चीखें और अंदर खींची हुई वो आवाज जो कहती थी कि जो हो रहा है वो नाकाबिल कबूल है। मेरे अंदर यकीन काबिज सुकूत और शर्मिंदगी का सैलाब दौड़ा। मुझ पर किए गए जुर्म का बोझ और मुस्तकबिल में इसके असरात का खौफ। मैंने लम्हा भर के लिए अपना हाथ पीछे खींचा, मगर नुकसान हो चुका था। मैंने अपने किए की शिद्दत को समझते हुए कदम पीछे लिया, मगर इसके आंसू और इसकी लरसती हुई आवाज मेरी रूह में पियोसत हो गई। यही लम्हा बाद की जिंदगी का आगाज था, सजा और शायद कभी मिट न पाने वाला शर्मिंदगी का निशान। इसका जिस्म कांप रहा था, आवाज रंध गई थी। वो हिचकियों के दरमियान चीखी, मैं आपकी बहन हूँ, खुदा का वास्ता, बस आप कुछ मत कीजिए। वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज ऐसा मत करें, मैंने माँ से वादा करके आई हूँ कि इम्तिहान दूंगी, मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मैंने दांत भींचकर सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। लम्हा लम्हा गुजर रहा था और मैं इंसान से दरिंदा बनता जा रहा था। मैंने इसे दीवार के साथ ढकेल दिया और इसकी चीखें दम तोड़ गई। जब सब कुछ खत्म हुआ तो वो जमीन पर गिर गई। इसकी हिचकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे और होठों पर बस एक ही लफ्ज लरस रहा था, क्यों। मैं खामोशी से खड़ा रहा। दिल में एक पल के लिए निदामत की चिंगारी उभरी, मगर फौरन खुद को संभाला, बैग उठाया, दरवाजा खोला और कदम बाहर रख दिए। पीछे से इसकी रोई हुई आवाज सुनाई दी, आपको क्या लगता है मैं चुप रहूंगी? सबको बताऊंगी। मैं तो का नहीं, बस सर्द लहजे में कहा, कौन मानेगा तुम्हारी बात, कोई यकीन नहीं करेगा। वो कुछ न बोल सकी, सिर्फ फूट फूट कर रोती रही। इसके आंसू मेरे कदमों की छाप के साथ घुल मिलकर रह गए। मैं तेज कदमों से घर से निकला। गली की तारीकियां मेरे पीछे थी और मेरा जुर्म मेरे अंदर। किसी को खबर ना हुई कि मैं आया भी था और ना ये कि मैं पीछे क्या बर्बादी छोड़कर जा रहा हूँ। रात को कराची पहुंचा, जैसे ही शहर की रोशनियों में कदम रखा, दिल और भी बोझल हो गया। मैंने मोबाइल बंद कर दिया, ना कोई फोन आए, ना कोई सवाल हो। वहाँ मेरा पुराना दोस्त सलमान मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला, क्या बात है यार, इतनी जल्दी पाकिस्तान आ गई? मैंने बिना सोचे समझे जवाब दिया, बस यार कंपनी ने अचानक छुट्टी दे दी, दिल किया चला आया, ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। हम दोनों एक छोटे से अपार्टमेंट में रात गए तक बैठे रहे। वो चाय के घूंट भरता रहा और मैं खामोश अपनी सोचों में डूबा रहा। कमरे की दीवारें भी जैसे मेरे अंदर का बोझ सुन रही थी, मगर जबान पर एक भी लफ्ज न आया। सलमान ने चाय का घूंट भरते हुए बातों ही बातों में पूछा, लाहौर क्यों नहीं गए?
میں نے گردن جھکا کر بس اتنا کہا, نہیں یار, وقت ہی نہیں ملا, واپسی کی جلدی تھی, بس تجھ سے ملنا چاہتا تھا. وہ قائل ہو گیا اور ہم دیر تک پرانی یادوں میں کھوئے رہے. کالج کے قصے, دوستوں کی شرارتیں, وہ دن جب زندگی واقعی ہلکی پھلکی اور بے فکری سے بھری لگتی تھی. کچھ لمحوں کے لیے لگا جیسے وقت پیچھے لوٹ آیا ہو. اگلی صبح آنکھ کھلی تو عجیب سا سکون تھا, نہ کوئی گھٹن, نہ کوئی خوف, جیسے کل کا واقعہ میری زندگی میں تھا ہی نہیں. دل میں ایک ٹھہراؤ سا تھا. میں نے سلمان سے کہا, یار ایئرپورٹ چھوڑ دے گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا, کل ہی تو آیا ہے, آج واپس؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا, ہاں واپسی ضروری ہے. کراچی ایئرپورٹ سے دبئی کی فلائٹ لی. پورا سفر ویسے ہی خاموش گزرا جیسے آتے وقت گزرا تھا. جہاز کی کھڑکی سے نیچے بکھری روشنیوں کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کو دل کانپا, آخر میں نے یہ کیا کر دیا. مگر اگلے ہی لمحے دماغ نے سب دبا دیا. میں نے خود کو تسلی دی, کسی کو کچھ پتا نہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. جو دیکھنے والا تھا وہ بھی اب نہیں رہا. دبئی پہنچتے ہی سب معمول کے مطابق تھا. کمپنی کا ڈرائیور باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا. وہی اپارٹمنٹ, وہی کمرہ, وہی بیڈ اور وہی ساتھی, سب اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے, جیسے میری غیر موجودگی نے کسی کو چھوا ہی نہ ہو. میں نے بیگ ایک کونے میں رکھا اور موبائل آن کیا. امی کا میسج آیا ہوا تھا, بیٹا اگلی بار جب بھی آنا ہو پہلے بتا دینا. میں چونک گیا. اسی لمحے کال آ گئی. امی کی آواز کانپ رہی تھی, کہاں ہو تم, خیریت ہے؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا, جی امی, دبئی پہنچ گیا ہوں. امی نے آہستہ سے کہا. کرن پاگلوں کی طرح رو رہی تھی, کہہ رہی تھی ارسلان بھائی پاکستان آئے تھے. سب نے سمجھایا کہ تم تو آئے ہی نہیں. ہم نے بھی یہی کہا, شاید کوئی خواب دیکھ لیا ہو. میرے لبوں پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ آئی. میں نے دھیرے سے کہا, امی وہ بس جذباتی ہو گئی ہوگی. میں نے فون بند کر دیا. کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی. عجیب بات یہ تھی کہ اندر سے سکون تھا, مطمئن تھا, جیسے کچھ بھی نہیں ہوا, جیسے سب کچھ بس ایک لمحاتی سایہ تھا جو گزر گیا. کرن نے ضرور کچھ کہا ہوگا, مگر حقیقت یہ تھی کہ کسی نے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا. مجھے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا. آہستہ آہستہ دن معمول کے مطابق گزرنے لگا. میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے کام پر مزید شفٹیں لینا شروع کر دی. جتنا وقت ذہن الجھا رہا اتنا ہی بہتر تھا. ایک دن کمرے میں سب دوست بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے. کسی نے پوچھا, یار تو اگلی بار کب جا رہا ہے پاکستان؟ میں نے ہلکا سا خیخکا لگا کر کہا, ابھی تو 3 سال کا پلان ہے. یہاں کمائی ہے, سکون ہے, واپسی کا کوئی ارادہ نہیں. دوسرے نے بات کاٹی, تو گھریلو بندہ نہیں لگتا, بیوی بچے ہو تو آدمی بار بار جاتا ہے. میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا, ابھی تو ایسے کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. ان سب باتوں کے باوجود اندر سے عجیب سا سکون تھا. لگ رہا تھا جیسے میں کسی بڑے خطرے سے نکل آیا ہوں. چند دن بعد اماں کی کال آئی. ان کی آواز میں تھکن اور فکر دونوں جھلک رہے تھے. ارسلان, کرن ٹھیک نہیں لگ رہی, بالکل خاموش ہو گئی ہے, کہہ رہی تھی تم سے بات کرے گی. میں نے فوراً کہا, جی اماں کروائیں اس سے بات. مگر دوسری طرف سناٹا تھا. کرن نے فون نہیں اٹھایا. اماں نے آہستہ سے کہا, بس تمہارا نام لے کر روتی رہی, کچھ بولی نہیں. میں نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا, امی اسے کوئی وہم ہو گیا ہوگا. امی نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آہ بھری اور بولی, ہاں شاید, خیر تم خیال رکھنا اپنا. فون بند ہوتے ہی میں نے گہری سانس لی. دل میں عجیب سا اطمینان تھا. اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں محفوظ ہوں. کرن کی بات کوئی نہیں سنے گا. سب کے نزدیک میں وہی ارسلان تھا جو 3 سال سے باہر بیٹھ کر گھر والوں کے لیے محنت کر رہا ہے. ایک دن حافظ سے تھکا ہارا واپس آیا. بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں بند ہو گئی. نہ کوئی خواب, نہ کوئی منظر, صرف گہرا سناٹا. اور یہ سناٹا ہی میرے لیے سکون بن چکا تھا. کئی ہفتے یوں ہی گزرتے گئے. دبئی کی زندگی اپنی تیز رفتار کے ساتھ چلتی رہی. دن کام میں, راتیں نیند میں گم ہو جاتی. بیچ بیچ میں کبھی اماں کی کال آتی, کبھی فریال کی مسکراہٹ ویڈیو کال پر نظر آتی, کبھی ابا کا سخت لہجہ کانوں میں گونجتا. سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق تھا, مگر اندر کہیں یہ خلا ایسا تھا جو میں چاہ کر بھی بھر نہیں پا رہا تھا. لیکن ایک آواز تھی جو ہمیشہ میرے اندر کہیں گونجتی تھی. وہی آواز جسے میں ہر حال میں دبانا چاہتا تھا, سننا نہیں چاہتا تھا. کرن کی خاموشی میرے لیے سب سے بڑا سہارا بن چکی تھی.
शुरू में जब अब्बा ने बताया था कि किरण कुछ नहीं बोल रही, मैंने एक लंबी सांस ली और खुद को मुतमईन किया कि सब ठीक है। दिन गुजरते गए और इसकी खामोशी मेरे हक में ढलती चली गई। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा मेरा खौफ कम होता गया। फिर एक दिन अम्मा ने दोबारा फोन किया। इनकी आवाज में थकन और फिक्र की लकीरें साफ झलक रही थी। अर्सलान, पता नहीं किरण को क्या हो गया है, ना हंसती है ना किसी से बात करती है, बस चुपचाप कमरे में बैठी रहती है। मैंने सर्दे लहजे में जवाब दिया, अम्मी शायद दबाव में हो, इम्तिहान थे ना इसके। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, इम्तिहान तो खत्म हो गई, मगर इसकी आंखों में कुछ ऐसा है जैसे अंदर से खाली हो गई हो, जैसे कोई रोशनी ही बुझ गई हो। मैंने बात को हल्का लेने की कोशिश की और कहा, आप फिक्र ना करें, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अम्मा ने इस बात में कुछ कहा और फिर फोन बंद हो गया। मेरे लिए भी यह मामूल वही खत्म हो गया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि किरण कुछ नहीं बोलेगी। इसकी यही खामोशी मेरी सबसे बड़ी जमानत थी। मैंने इसके बारे में दोबारा सोचना ही छोड़ दिया। कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। काम का दबाव इतना बढ़ गया कि दिन रात इसी में गुजरने लगे। शाम को जब सब दोस्त हंसी मजाक करते तो मैं भी साथ हंसता। ऐसा लगता जैसे अंदर की घुटन कहीं दब गई हो। लेकिन फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने मेरे सुकून को हिलाकर रख दिया। ऑफिस से लौटकर कमरे में आया तो मोबाइल पर 3 मिस कॉल्स देखी। 2 अम्मा की थी और 1 अब्बा की। दिल में हल्की सी बेचैनी जागी। मैंने फौरन फोन मिलाया। दूसरी तरफ अम्मा की आवाज लरज रही थी, अर्सलान, फौरन बात करो अब्बा से। अब्बा ने फोन सुन लिया। इनकी सांस भारी थी और लहजा गैर मामूली तौर पर सख्त और भरा हुआ। बेटा, किरण की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को दिखाया है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने मसनवी परेशानी जाहिर करते हुए कहा, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब्बा कुछ लम्हे के लिए खामोश रहे, फिर एक भारी सांस लेते हुए बोले, वो कह रहे हैं कि मामला बिल्कुल आम नहीं है, कुछ तो बहुत गलत है। अब्बा की आवाज में संजीदगी और असराफ साफ सुनाई दे रहा था। अर्सलान, डॉक्टर कह रहा है कि किरण हामिला है। मेरे हाथ से मोबाइल तकरीबन गिर गया। दिल तेज धड़कने लगा। दिमाग में हर तरफ शोर उठा। मैंने कुछ देर के लिए सांस रोकी और फिर हैरत ज़्यादा लहजे में कहा, क्या ये कैसे मुमकिन है? अब्बा की आवाज धीमी मगर भरपूर थी। वो कुछ नहीं बता रही, खामोश है, ना कुछ बोलती है ना जवाब देती है, माँ बाप का सामना भी नहीं कर रही। मेरे अंदर कुछ टूट गया, लेकिन मैंने चेहरे पर सुकून और गैर जज्बाती तासीर कायम रखा। दिल में खौफ और हैरत का तूफान उठ रहा था, मगर बाहर सब कुछ मामूल की तरह दिखाई दे रहा था। मैंने हैरत के साथ कहा, क्या मतलब है? हम सब परेशान हैं। वो किसका बच्चा है? कब हुआ ये सब? अब्बा ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की। फिर मैंने नरम लहजे में कहा, अब्बा, ये तो बहुत अजीब बात है, इसलिए मैंने फोन किया, सोचा शायद तुम्हें कुछ पता हो। अब्बा ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैंने फोन बंद किया और दीवार की तरफ नजरें जमाते खामोश हो गया। कमरे में सब लोग मामूल की बातों में मसरूफ थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मेरे अंदर क्या तूफान चल रहा है। दिमाग में सवालात का एक सैलाब था और दिल में गहरी बेचैनी। अगली सुबह काम पर जाना मुश्किल था, मगर गया तो चेहरे पर वही रूटीन वाला तासिर था। कोई खास फर्क नजर नहीं आया, बस दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो अब भी चुप रहेगी? 2 दिन बाद अम्मा की दोबारा कॉल आई। इनकी आवाज में खौफ और असरफ के आसार थे। अर्सलान, किरण की हालत मजीद खराब है, कुछ नहीं बताती, बस रोती रहती है, कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब खुद हुआ, खुद आया था। मेरे दिल पर एक और बोझ गिर पड़ा। ये हकीकत, ये राज अब मेरे लिए सिर्फ एक हकीकत नहीं बल्कि एक मुसलसल दबाव और खौफ बन चुका था। मेरे दिल में हल्की सी कपकपी दौड़ गई। अम्मा की आवाज कानों में गूंज रही थी, अर्सलान, सब परेशान है, तुम्हारा नाम ले रही थी, मगर हमने यकीन नहीं किया, हमने इसे तो डांट दिया। मैंने धीमे लहजे में पूछा, क्या मतलब, मेरा नाम? अम्मी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, वो बार बार कह रही थी कि अर्सलान भाई आए थे, लेकिन सबको मालूम है तुम तो आए ही नहीं थे। हमने इसे समझाया कि शायद ख्वाब देख लिया हो। मेरे दिल पर एक अजीब सा सुकून और खौफ दोनों छा गई। मैंने सोचा कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। किरण खामोश थी और दुनिया को इसकी खामोशी पागलपन लग रही थी। मेरे लिए यही खामोशी सबसे बड़ी जमानत थी।
एक ऐसा पुरोधा राज जिसे शायद खुद समझने वाला भी नहीं समझ सकता। जब किरण का नाम पहली बार अब्बा की जबान से निकला तो दिल में लम्हा भर के लिए खौफ दौड़ा, मगर जैसे ही अल्फाज मुकम्मिल हुए मैंने फौरन उस रद्द अमल की मुशक को जो मैंने दिल में पहले ही तैयार कर रखी थी। अब्बा ने अपनी आवाज में असरफ के साथ कहा, अस्सलाम, वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है, कहती है तुम ही आए थे। मैंने फौरन बात काट दी और धीरे से कहा, अब्बा खुदा का खौफ करें, कुछ ज्यादा मत सोचे। मेरी आंखें धीरे से बंद हो गई। दिल अंदर से खौफ ज्यादा था, लेकिन एक पहलू से मुतमईन भी था। ये हकीकत, ये खामोशी मेरे लिए एक हिफाजती हिसार बन चुकी थी। आप वाकई समझते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई, जैसे कमरे में वक्त रुक गया हो। फिर अब्बा की आवाज भारी और पर असर हो गई, बेटा मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो बार बार यही कह रही है, खुद पर हाथ मारती है, रोती है, लगता है पागल हो गई है। मैंने दिल में सोचा, 3 साल से दुबई में हूँ, कोई भी शख्स आते जाते नहीं दिख रहा, कोई सबूत नहीं है। अब्बा खामोश हो गए, शायद अपने अंदर उलझ गए। मैंने इसी लम्हे दिल में दूसरा पहलू सोचा, लगता है अब्बा वो किसी और के चक्कर में पड़ गई थी, और अब जब मामला बिगड़ गया है तो सबको मासूम दिखाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। फोन बंद होने के बाद मैंने गहरी सांस ली। झूठ बोलने में मुझे अब महारत हासिल हो चुकी थी। दिल के अंदर जो ज़मीर की आवाज कभी शोर मचाती थी, अब दफाई जुमलों ने इसकी जगह ले ली थी। ये सब कुछ करने के बाद भी दिल के किसी कोने में अजीब सा सुकून था, जैसे किसी खतरे से बच निकला हो। चंद दिन बाद अम्मा की कॉल आई। इनकी आवाज में परेशानी के आसार साफ थे। अस्सलाम, अब ये हद हो गई है। किरण कह रही है कि इसका बच्चा तुम्हारा है। मैंने अफसोस भरे लहजे में जवाब दिया, अम्मी क्या आप वाकई समझती हैं कि मैं इतना गिर सकता हूँ? अम्मा ने आंख भरी और धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटा, लेकिन वो बस तुम्हारा नाम ले रही है। वो अपनी गलती छुपाने के लिए तुम्हें घसीट रही है। मेरे दिल में एक और बार सुकून और खौफ दोनों का मिलाजुला सा एहसास पैदा हुआ। मुझे मालूम था कि हकीकत कुछ और है, लेकिन सबके सामने ये सब कुछ जितना मुमकिन हो सके छुपाना जरूरी था। वो अब शायद किसी और के साथ है। बस करो अस्सलाम। अम्मी की आवाज सख्त और दबाव से भरी थी। ऐसी बात जबान पर न लाओ। लेकिन हकीकत ये थी कि हमारे घर वालों के नजदीक अब ये सब कुछ नाकाबिले कबूल था। मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। इसी दिन शाम को फैसला किया गया कि किरण को बुला लिया जाए। वो चुपचाप बैठी थी, गोद में हाथ रखे, नजरें जमीन पर जमी हुई थी। अब्बा, अम्मा, चाची और बाकी सब लोग जमा थे। चीचा ने सख्त लहजे में पूछा, सच बता क्या हुआ? किरण ने नम आंखों से सिर्फ एक जुमला कहा, अस्सलाम भाई आए थे। ये बात अब तक किसी को नहीं बताई गई थी। अब्बा गुस्से से बोले, तुझे शर्म नहीं आई? वो तो 3 साल से बाहर है, फिर भी यही झूठ। किरण ने नजरें उठाई, कुछ कहना चाहा, मगर चच्ची बीच में बोल पड़ी, हमें किसी गुनहगार की सफाई सुनने की जरूरत नहीं। अगर तुम पर जरा भी शर्म है तो असल हिस्सा बता दो। किरण की खामोशी फिर लौट आई। वो धीरे से बोली, मैंने झूठ नहीं कहा। अब्बा उठे और गुस्से से कमरे से बाहर निकल गए। घर में सन्नाटा छा गया। वो रात घर वालों के लिए फैसला कुन साबित हुई। ये तय पाया कि किरण अब इस घर में नहीं रह सकती। वो इज्जत जिसके दावे ये खानदान करता था, अब एक नाम निहाद गुनाह के दाग से दागदार हो चुकी थी। 2 दिन बाद इसी मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत के हवाले कर दिया गया, ताकि वो वहां रहकर कुछ वक्त गुजारे और सबके सामने इसकी मौजूदगी से शर्मिंदगी कम हो। अम्मी ने सर्द और फैसला कुन लहजे में कहा, जिस दहलीज पर जाना चाहा जा, लेकिन इस दहलीज पर खत्म मत रखना। किरण ने एक बार भी नजरें नहीं उठाई। वो सिर्फ अपने कपड़े लिए खामोशी से घर से निकल गई। मैंने ये सब सुना तो दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। एक बड़ा खतरा टल चुका था। वो सच जो मेरे सारे वजूद को हिला देने की ताकत रखता था, अब सड़कों पर धुतकारा गया था। इसी रात अम्मा ने फोन किया, अस्सलाम, जो लड़की खानदान की इज्जत का ख्याल ना करे वो किसी के लायक नहीं होती। मैंने मुस्कुराकर कहा, अम्मी फिक्र ना करें, अल्लाह इंसाफ करेगा। इस जुमले पर मुझे खुद अपनी हंसी रोकनी पड़ी, क्योंकि दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून और खुद एतमादी जाग रही थी। चंद दिन बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी जो शमसी पुरानी क्लास फेलो ने लिखी थी। कुछ लोग बेज़ाहिर शाइस्ता लगते हैं, लेकिन अंदर से दरिंदे होते हैं। मैंने फौरन इसे ब्लैक कर दिया। दिल में सोचा ये किरण के बारे में है या मेरे जैसे किसी और के लिए।
वक्त गुजरता गया और मैंने अपने झूठ को इतना खूबसूरत अंदाज दे दिया कि खुद भी इसे सच समझने लगा। किरण मेरे लिए अब सिर्फ एक खामोश साया बन चुकी थी जिसे अंधेरे में ढकल दिया गया और मैं रोशनी में महफूज था। किरण को घर से निकाले गए कई महीने गुजरे चुके थे। इसकी तरफ से अब कोई आवाज, कोई पैगाम नहीं आता था। खानदान में जैसे इसका नाम लेना भी गुनाह समझा जाने लगा था। हर लम्हा ये याद दिलाता कि हकीकत को छुपाने का वजन कितना भारी हो सकता है और मैं इस भारी सुकून में खुद को महफूज समझ रहा था। किसी ने ना पूछा, न याद रखा। वो एक ऐसा माजी का सफ़ा था जिसे सबने बैग वक्त फाड़कर फेंक दिया था। मैं दुबई में अपनी मसरूफ जिंदगी में डूबा हुआ था, जहां वक्त की रफ्तार और काम के दबाव ने बाकी सब कुछ दबा दिया था। घर वालों से राबिता जारी था और वो मुझ पर पहले से ज्यादा एतमाद करने लगी थी। फिर एक दिन अम्मा ने वीडियो कॉल की। इनके चेहरे पर गैर मामूली खुशी झलक रही थी। अरसलान, तेरी फुप्पू की बेटी है ना सायरा, हमने इसके साथ तेरी बात तय कर दी है। मैंने मसनवी हैरत का तासीर देते हुए कहा, अच्छा इतनी जल्दी? अम्मी ने खुशी से कहा, हाँ बेटा, अब वक्त है, 3 साल से बाहर है, अब एक ठिकाना होना चाहिए। मैंने हल्के लहजे में जवाब दिया, अम्मी आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसी लम्हे अब्बा ने फोन उठाया, तेरी माँ ने सब संभाल लिया है, अगले साल की छुट्टियां ले और पाकिस्तान आ जा, रुखसती वहीं से होगी। मैंने बेजाहिर आसानी से कहा, जी बेहतर है, मैं तरतीब दे लूंगा। मंगनी की रस्म भी मेरे बगैर तय पा गई है। घर में सब खुश थे। अम्मा ने तस्वीर भेजी। सायरा मुस्कुरा रही थी, जेवरात पहने शर्मा रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे जिंदगी ये काम रफ्तार पर चल रही हो। मैंने किसी तस्वीर पर ज्यादा गौर नहीं किया। न सायरा की आंखों में न किसी के तबसरे में कोई दिलचस्पी थी। मेरे लिए ये सब एक नया बाब था, एक नई जिंदगी का आगाज, जहां माजी के जख्म खामोश साया बनकर रह गए थे और मैं अपनी दुनिया में महफूज महसूस कर रहा था। यह सब पुराना और फानी था। मेरी सोच के मुताबिक दुबई में 3 साल मजीद गुजर गए और मैं अब काफी मुस्तहकिम हो चुका था। कंपनी ने मुझे सीनियर पोजीशन दे दी थी, आमदनी बेहतर हो गई थी और खानदान की नजरों में मेरी अहमियत और बढ़ गई थी। अम्मी कभी कभार हंसते हुए कहती, अरसलान, सायरा इंतजार कर रही है। मैं बस इतना कहता, आपकी बार वापस आया तो रुखसती होगी। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। मैंने अपनी वापसी की तारीख तय कर ली, टिकट खरीदी, कंपनी से बेज़ाबिता छुट्टी मंजूर कराई और घर वालों को इतला दे दी। जहाज में बैठे बैठे सोच रहा था, ये वही मुल्क है जहां एक वक्त में खुद को बचाने के लिए झूठ के पर बिछाए गए थे। अब इसी जगह वापस जा रहा हूँ, मगर एक नए किरदार के साथ, दुल्हे के रूप में। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही चेहरों पर वही पुराने रंग देखे। अम्मा गले लगी, फरियाद शोर मचाई और अब्बा ने कंधे पर हाथ रखा। अब की बात तो अपने घर का हो जाएगा। मैं खामोशी से मुस्कुराया। यही लोग थे जिन्होंने मेरे सच पर नहीं बल्कि मेरे झूठ पर आंखें बंद करके यकीन किया था। यही वो पर्देदार थे जिनके लिए हकीकत का कोई मानी नहीं था। शादी में चंद दिन बाकी थे। घर की गलियां सजी हुई थी, लड़कियों के खैखाखे गूंज रहे थे, मेहंदी की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और बाजारों की रौनक सब कुछ आम सा लग रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, यह खामोश अस्तरब जो मुझे माजी के परछाइयों की याद दिलाता था। इस सन्नाटे के बीच दिल में यह खामोश सोच जागी, यह खुशी हकीकी है या सिर्फ एक पर्दा है जो सबके सामने छाया हुआ है। एक शाम में बाजार गया शादी का सूट लेने के लिए। गाड़ी एक सुनसान गली में रुकी और मैंने पैदल आगे बढ़ने का सोचा। रास्ते में अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरी उंगली थाम दी। अंकल, रोटी ला दो ना। मैं चौंक गया। बच्चा नंगे पांव था, बदन पर सिर्फ एक छोटी निकर, खमीज भी नहीं थी और सर्दी की शिद्दत भी कम नहीं थी। वो थर थर कांप रहा था। मैंने नजरें झुकाई और बच्चे के चेहरे देखा। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। वो चेहरा, वो आंखें बिल्कुल मेरी आंखों जैसी थी। मेरी हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। कुछ कदम दूर एक पोसीदा हाल औरत खड़ी थी, सर पर फटा हुआ दुपट्टा, आंखों में वीरानी, वजूद में कमजोरी। वो मुझे तक रही थी। मेरी निगाह जैसे वहां जम गई थी। वो किरण थी। मैंने दोबारा बच्चे की तरफ देखा, फिर किरण की तरफ। वक्त जैसे पलट आया था। किरण ने बच्चे का हाथ थामा और बोली, आओ यहाँ से चले। जिनके दिल सड़ चुके हों वो भूख भी नहीं समझ सकते। वो तेजी से पलट गई और मैं वहीं खड़ा रह गया।
कपकपाता सा। ऐसा लगा जैसे जमीन ने पहली बार मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ दिया हो। शादी के बैनर सजा रहे थे, खुशियों की रोशनी हर तरफ थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। गलियों में वो बच्चा घूम रहा था जिसका बाप मैं था, और मैं वहां बेबस खड़ा रह गया, अपने ज़मीर और जज्बात के दरमियान उलझा हुआ। मेरा दिल जैसे चीख रहा था और दुनिया की रौनकें, खुशियां सब बेमानी लग रही थी। इस लम्हे में सिर्फ एक गुनाहगार नहीं बल्कि एक बुज़दिल भी था। मैं वहीं खड़ा रह गया, सड़क के किनारे, बाजार के शोर गुल के बीच, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जैसे हर आवाज खामोश हो गई हो। वो बच्चा, इसकी आंखें, इसकी माँ, वो आबरू की बनावट, सब कुछ आईने में अपने बचपन की याद दिला रहा था। मैंने अपनी अंगली छोड़ दी और वो बच्चा वहां से जा चुका था, लेकिन मेरा हाथ अभी तक वैसा ही झुका हुआ था, साकित, बेहिस। मैंने गर्दन घुमाई और नजरें दौड़ाई, लेकिन वो औरत किरण भीड़ में कहीं गुम हो चुकी थी। मेरे कदम बेख्तियार आगे बढ़े, दुकानों के पीछे नजर दौड़ाई, नुकड़ों पर निगाहें डाली और एक खस्ता हाल गली में कदम रखा। वहां झोपड़ियां थी, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कचरे की ढेर पर एक बल्ली रोटी का टुकड़ा चबा रही थी। फिर वही बच्चा नजर आया, झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा, अंदर झांकता हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता नजदीक गया, लेकिन खुद को छुपाने की कोशिश की। किरण अंदर बैठी थी, एक पुराना कंबल ओढ़े, लकड़ी की एक पेटी के पास, जैसे चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हो। रोशनी की मध्यम किरणें इसके चेहरे पर पड़ रही थी, और वो लम्हा जैसे वक्त को रोक कर रख दिया हो। मेरे दिल में अजीब सा खौफ और शर्मिंदगी का मिक्सचर था। मैं जानता था कि यह मंजर मेरे सामने सच की तलखी और गुनाह की याद दिला रहा था। अंदर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे मैं आखिरकार हकीकत के करीब पहुंच गया हूँ। लेकिन वह हकीकत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक झटके से लकड़ियां जमीन पर गिर गई और वह थकी हुई सांसें लेते हुए सर झुकाकर बैठ गई। अम्मी, आज कुछ नहीं मिला। बच्चे की मध्यम सी आवाज आई, पानी पी लो और सो जाओ, कल कुछ और कर लेंगे। किरण की आवाज खुश्क और खराशदार थी, जैसे हलक में रेत भरी हुई हो। मेरे कदम पीछे हट गए और मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मेरे हाथ अभी भी पसीने से भीगे हुए थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन यह खौफ नहीं था, यह वही एहसास था जैसे मैं बरसों दबाता रहा था। मेरे ज़मीर में वो रात लौट आई जब मैंने इसका हाथ पकड़ा था, जब वो रो रही थी, जब इसकी आंखों में इल्तिजा थी, और मैंने वो सब कुछ कुचल दिया था। ये बच्चा मेरा है, मैंने दिल में कहा, लेकिन जबान पर कुछ ना आया। इसी लम्हे किरण बाहर निकली, इसकी निगाहें चंद लम्हों के लिए इधर उधर भटकी, फिर वो सीधी मुझ पर ठहर गई। हम दोनों आमने सामने थे। मेरे लिए वो लम्हा किसी अदालती समाज जैसा था, लेकिन इसकी आंखों में ना कोई सवाल था, ना इल्तिजा, ना हैरत, सिर्फ शदीद नफरत। मैंने आहिस्ता से कहा, किरण। वो करीब आई, बच्चे को अपने पीछे छुपा लिया और बगैर किसी तासिर के बोली, क्या लेने आए हो यहाँ, और क्या बर्बाद करना है? मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, अल्फाज भी नहीं, आंखों में भी कोई असर नहीं। मैंने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बच्चा। चुप रहो, किरण ने बीच सख्त लहजे में कहा, ये मेरा है, सिर्फ मेरा, और तुम जैसे गंदे वजूद का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने सांस भरते हुए कहा, मैंने बहुत बुरा किया, मैं मानता हूँ। किरण ने महज एक लम्हे के लिए मुझे देखा, फिर परसुकून लेकिन कड़वी आवाज में बोली, मानने से क्या होगा, अब सब कुछ हो चुका है और तुम्हें अपने आमाल के साथ जीना होगा। वो बच्चे के पास बैठ गई और मैं वहीं खड़ा, अपने ज़मीर के बोझ तले दबे, हकीकत की तलखी को महसूस कर रहा था। वो लम्हा जैसे वापस आ गया था। मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, मेरा सुकून, सब कुछ एक लम्हे में नज़र के सामने घूम रहा था। मैंने नज़रें झुका ली और खामोशी के कुछ लम्हे गुजरे। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चलो, घर चलो, मैं सब कुछ सच बताऊंगा। और फिर वही लोग जो मेरे आंसू पर कभी हंसे थे, वो अब तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। किरण ने मुझे बुरा सा देखते हुए कहा, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ और न तुम्हें होना चाहिए। अगर तुम वाकई मासूम होते तो इतने साल बाद नहीं आते। जब तुमने बच्चे सीधा चेहरा देखा, तब जाके हो तुम्हारे ज़मीर के कुछ हिस्से। तुम खुद गरज हो,
बस ये जान लो, इसके अल्फाज जहर की तरह मेरे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन वही अल्फाज मेरी आंखें खोल रही थी। बच्चा मेरे पीछे छुप गया। किरण ने इसे बाजू से पकड़ा और झोंपड़ी की तरफ ले गई। ये मत सोचना कि तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए कोई मायने रखती है। अगर दोबारा इस तरफ आए तो शायद मैं खामोश न रहूं। दरवाजा बंद हुआ और मैं वही साकित खड़ा रह गया। आसमान पर धूप मानीन पड़ चुकी थी और बाजार की चहल पहल भी अब बेमानी लग रही थी। मेरे कंधों पर अब सिर्फ शादी का बोझ नहीं था, बल्कि एक ऐसा जुर्म भी था जिसकी सजा शायद पूरी जिंदगी भी कम हो। अगली सुबह मैं दोबारा इसी गली में लौट आया। रात भर नींद नहीं आई थी। हर बार आंख बंद करता तो किरण का चेहरा मेरे जहन में आ जाता, धुतकारती हुई नजरों से मुझे घूरता हुआ। और बच्चा, वो मेरे अंदर ही एक बेचैनी पैदा कर रहा था। अब देर नहीं होनी चाहिए थी। झोंपड़ी के बाहर वही खामोशी छाई हुई थी। बच्चे की आवाज भी सुनाई नहीं दी। शायद वो अभी सो रहा था। मैं आहिस्ता से दरवाजे के करीब गया और जोर से लेकिन धीरे से कहा, किरण। मेरे अल्फाज हवा में उड़ गए और दिल बेचैनी से जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जानता था कि अब जो भी होने वाला है वो मेरी जिंदगी बदल देगा और शायद हर चीज का हिसाब लेने का लम्हा करीब था। सिर्फ एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैंने आहिस्ता कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने झुककर अंदर झांका। वो वहां बैठी थी और बच्चा इसकी गोद में सुकून से सो रहा था। किरण की आंखों में सख्ती थी, इसके होठों पर सर्दी, और वो खामोश थी। मैंने आहिस्ता कहा, किरण चले जाओ। इसकी आवाज बुलंद थी, मगर वो चिल्ला नहीं रही थी, बल्कि कुछ संजीदगी और नफरत के साथ मुझे टुकुर देख रही थी। किरण मेरी बात सुनो, खुदा के वास्ते वापस चले जाओ, वरना मैं चीखूंगी, लोग जमा हो जाएंगे, फिर तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलेगी जो अभी मिली हुई है। मैंने दरवाजे के सामने हाथ जोड़ लिए, दिल में एक अजीब सी धड़कन, और कहा, मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझ पर जितना गुस्सा निकालना है निकालो, लेकिन मुझे सुन लो। किरण ने बच्चे को अपने बाजू में मजबूती से पकड़ा, फिर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिया। एक लम्हे के लिए इसकी आंखें मेरी आंखों से टकराई और फिर वो मेरे मुंह पर थूक गई। ये तेरी माफी है, अब यहाँ से दफा हो जा। मेरे जिस्म पर वो थूक मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे अंदर के वजूद पर भारी महसूस हुआ। मैं जमीन पर बैठ गया, सर झुकाए। दिल में एक तूफान की तरह हर एहसास गूंज रहा था। मैं सोच रहा था, मैं चाहता हूँ सबके सामने सच बोलूं, तुम्हें वापस इज्जत दूं, जो कुछ हुआ सबको बताऊं, लेकिन फिर दिल एक हिस्सा कह रहा था, मुझे अब इज्जत की कोई जरूरत नहीं। किरण, इसने अपनी माँ को खो दिया, अपनी बच्ची को अपने वजूद से अलग महसूस किया और सबसे बढ़कर खुद को खो दिया था। मैंने अपने दिल से कहा, अब मैं ये क्या दे सकता हूँ? शादी के दिन सबके सामने सच बताऊंगा, लेकिन हंसी आती है तुम पर। तुम अब भी शादी कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं रुक गया, दिल के बोझ के साथ, और किरण की आंखों में वही पुरानी नफरत, वही सर्दी और वही फैसला। मेरे अंदर एक दर्द भरी खामोशी छोड़ गई थी। अब मैं मजीद झूठ नहीं बोलूंगा, ये सोचकर मैंने खुद से वादा किया। किरण खामोश रही, लेकिन बच्चे ने आंखें खोली और माँ की तरफ देखा, फिर छोटे छोटे बाजू इसके गले में लपेट दिए। किरण की आवाज टूट गई और वो सरगोशी में बोली, मुझे तुमसे नफरत है, क्योंकि जब मैं इसको देखती हूँ मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता है। मैंने बच्चे की तरफ देखा, इसकी आंखों में ना सवाल था ना शिकायत, सिर्फ मासूमियत थी, यह खालिस मासूमियत जो किसी गुनाह की वारिस नहीं। मैंने कहा, किरण मैं जानता हूँ तुम्हें इससे लगाव नहीं, लेकिन ये मेरा बेटा है, मैं परवाह नहीं करता, इसे जिंदा रखा है बस इसलिए कि तुम जीते जी मर सको। किरण ने सर्द नजरों से मुझे देखा, फिर धीरे से कहा, फिर मुझे भी मरने दो, मुझे वो सब सहने दो जो तुमने सहा। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन वो फौरन बोली, सुन लो, अगर तुम सच बोलने जा रहे हो तो जानते हो अंजाम क्या होगा? तुम्हारा निकाह नहीं होगा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें घर से निकाल देंगे और दुनिया तुम्हें तानों से भर देगी। मैं तैयार हूँ, तो जाओ और जो कहना है कह दो, लेकिन याद रखो, अगर एक लफ्ज भी घुमाया, एक जुमला भी झूठा निकला, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने दिल में अज़म बांधा, नहीं किरण, आप सिर्फ सच बोलूंगा। किरण ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं पीछे हटा और धीरे धीरे गली से निकल आया। सूरज की रोशनी पूरी गली में फैली हुई थी, लेकिन मेरे लिए वो रोशनी नहीं थी। मैं महज एक गवाह बन चुका था। शाम के करीब मेहंदी की रात थी।
सहन में रंग बिरंगी लड़कियां झिलमिल कर रही थी। बैंड वाले बाहर आखिरी तैयारी कर रहे थे। मेहमान आ रहे थे और खवातीन खुशी से गीत गा रही थी। सायरा के हाथों पर मेहंदी रची जा रही थी और अम्मा मेरे कपड़ों की तरतीब देखकर ये कहते हुए मुस्कुरा रही थी, बेटा सब कुछ तैयार है, बस तुम्हारी मौजूदगी बाकी है। मैंने खामोशी से कदम रोका, हर मंजर को ध्यान से देखा, लेकिन दिल अब वो नहीं रहा जो सुबह घर से निकलते वक्त था। मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून और साथ ही एक नाकाबिले बयान दर्द भरी छुपा हुआ था, जैसे गुजरे हुए सब वाकयात की यादें मेरे गर्द घूम रही हो। आज के बाद तो मैं बीवी वाला बन जाऊंगा। मैं आईने के सामने खड़ा खमीज के बटन बंद कर रहा था, लेकिन दिल कहीं और था। दिमाग में वो अल्फाज गूंज रहे थे जो मैंने खुद से कई बार दोहराए और याद किए थे। कमरे से निकलते ही सामने अब्बा बैठे थे। वो मुझे सर से पांव तक देखकर खामोश रहे, फिर आहिस्ता सर हिलाकर कहा, तैयार हो? जी जी। चची, चिच्चा, फरियाद सब मौजूद थे। किरण वहां नहीं थी, लेकिन मैं इसे खुद साथ लाया था। इसने वादा किया था कि बस एक बार मेरे सच के वक्त मौजूद होगी। तकरीब शुरू हुई, बैंड बजने लगा, मेहमान खुशी से हंस रहे थे, ख्वातीन रिवायती गाने गा रही थी और सायरा शर्मा रही थी। मैं सबके बीच खड़ा था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। हर कदम पर गुजरे हुए किस्से मेरी यादों में भड़क रहे थे। अब्बा ने माइक पकड़ा और कहा, सबका शुक्रिया कि आप लोग आज अरसलान की मेहंदी में आए हैं। हमारा बेटा 3 साल बाद वापस आया है और अब नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। मैंने आगे बढ़कर माइक लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और सबके सामने बोलना शुरू किया। एक बात सबके सामने कहना चाहता हूँ। सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गई। अम्मा परेशान हो गई, उन्होंने सर झुका लिया। मैंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले जब मैं दुबई से छुट्टी पर आया था, मैंने ये गुनाह किया। मैंने किरण के साथ ज्यादती की। चुप छा गई, जैसे पूरी महफिल पर बिजली गिरी हो। सबके चेहरे हैरत और सदमे से खुल गए। कुछ लोग सर झुकाकर हाथ मुंह पर रखे, कुछ चीख पड़े और कुछ सदमे से खुद को काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। अब्बा ने मुझे घूरा, कांपती आवाज में कहा, अरसलान ये मजाक है ना? मैंने पुख्ता लहजे में कहा, अब्बा मजाक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। इसी लम्हे पीछे से किरण की आवाज आई, साफ और मजबूत, यह सच है। सबकी नजरें पलटकर इसकी तरफ हुई। किरण का चेहरा सर्द और पुख्ता था, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। लम्हा ऐसा था कि हवा रुक गई और सबके दिलों में हैरत और सुकून की मिली जुली कैफियत छा गई। वो बोसीदा लिबास में खड़ी थी, सर पर दुपट्टा और हाथ में अपने बेटे का छोटा सा हाथ थामे हुए। चच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दौड़कर किरण के गले लग गई। बेटी हमें माफ कर दे, अम्मा ने रोते हुए कहा। अब्बा की नजरें मेरे ऊपर जम गई और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा। तुझे हमने पालकर ये दिन देखने के लिए रखा था, उन्होंने गुस्से में कहा। किरण को सीने से लगाते हुए अम्मा ने खुद पर काबू न पाया। हमें शर्म आनी चाहिए, हमने अपनी ही चच्ची को धुतकारा। तमाम ख्वातीन सायरा समेत किरण के इर्द गिर्द जमा हो गई। सायरा की आंखों में हैरत, सदमा और जिल्लत की मिली जुली कैफियत थी। अब्बा ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, आज से ये लड़का हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखता। हमारी जायदाद, हमारा नाम, हमारा रिश्ता सब खत्म। मैं खामोश खड़ा रहा, कुछ कहा ना मज़ाहमत की। यही मेरी सजा थी और मैं जानता था कि ये कम है। चची ने किरण के बेटे को गोद में लिया और इसके माथे पर नरम बोसा दिया। ये हमारा खून है, हमसे छुपा रहा था, लेकिन अब नहीं। लोगों की नजरें हकारत से भरी हुई थी और मैं जानता था कि ये नया मंजर मेरे लिए पहली बार इतना वाज़ा दिखाई दे रहा था। मैंने माइक नीचे रखा और पीछे हटने लगा। तभी किरण ने एक पुख्ता लहजे में कहा, मैं आज भी टूटी हूँ, लेकिन अब अकेली नहीं। अब मेरा बेटा मेरा सहारा है और सच मेरी मुहाफिज है। महफिल में सन्नाटा छा गया, बैंड खामोश हो गया, गाने रुक गए और मेहंदी की रंगनियां धुंधली पड़ गई। मैं इस रंगीन शाम में सबसे कारी हकीकत बनकर खड़ा था। मेहंदी की रात के बाद महफिल का शोर खत्म हो गया। ना कोई गीत बजा, ना कोई मुबारकबाद आई। अगले दिन तमाम रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट गए। अम्मा ने दरवाजा बंद रखा और किसी से मुलाकात नहीं की। अब्बा ने 2 दिन तक किसी से बात नहीं की। सिर्फ चिच्चा मौजूद थे, जो लोग सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे। इनकी आंखों में किरण के लिए पछतावा था और मेरे लिए एक फैसला वाज़ा था। ये शादी हो गई, चिच्चा ने साफ लफ्जों में कहा, और तुम दोनों का निकाह अब होगा। अभी
किरण ने इनकार कर दिया। महफिल में सबके सामने नजरें झुकी हुई थी। बस एक जुमला कहा, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। चची ने इसे समझाने की कोशिश की, बेटी हम मानते हैं हमने तुझ पर जुल्म किया, लेकिन अब वक्त है कि तुझे इज्जत से वापस लाए। किरण खामोश रही। चिच्चा ने मेरा कंधा पकड़कर जोर से झिंझोड़ा, अगर तुम मर रहे हो तो अब इस लड़की को वो नाम दो जो तुमने इससे छीन लिया था। मैंने कोई दलील नहीं दी, कोई लफ्ज नहीं बोला, सिर्फ इस बात में सर हिलाया। 2 दिन बाद निकाह पढ़ाया गया। ना कोई बारात, ना बैंड, ना मुबारकबाद, सिर्फ एक सादा सा निकाह। और इस निकाह में बीवी की आंखों में शदीद नफरत की झलक थी, जो हर लम्हे मेरे दिल को चीरती रही। निकाह के बाद हम अलग कमरे में बैठे। मैंने आहिस्ता से कहा, किरण मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर बात का ख्याल रखूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसने मेरी तरफ तक ना देखा, सिर्फ इतना कहा, मैं तेरे साथ सिर्फ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरे बाप ने कहा, लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वक्त गुजरता गया। हम एक ही छत के नीचे रहने लगे, लेकिन 2 अलग दुनियाओं में। वो दिन भर बच्चे के साथ मसरूफ रहती, घर के काम करती, खामोशी से खाना बनाती और मुझे एक नजर तक ना देखती। मैं ऑफिस जाता, वापस आकर कोशिश करता कि बात करूं, लेकिन इसकी जबान पर सिर्फ जरूरत के जुमले होते और कोई जज्बाती ताल्लुक ना था। हर लम्हा महसूस होता जैसे हम दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन एक नामुराद खला हमें अलग कर देता। बच्चा खाकर सो गया था और दूध खत्म हो चुका था। मैंने दरवाजा धीरे से बंद किया। कभी कभार वो मुझे देखकर मुस्कुरा देता और मेरे सीने से लिपट जाता, और ऐसे लम्हों में मैं सब कुछ भूल जाता। लेकिन किरण की सर्द नजरों में एक झटका सा लगता जो फौरन मुझे हकीकत याद दिला देता। ये मासूम मुस्कुराहट मेरी कमाई नहीं, बल्कि मेरी सजा थी। अक्सर रात को मैं चुपचाप जागता, किरण बिस्तर के किनारे लेटी होती और मैं दीवार की तरफ मुंह किए लेटा रहता। हमारे दरमियान ये खामोशी की दीवार खड़ी थी, जो हर गुजरते दिन के साथ और ऊंची होती जा रही थी। एक रात मैंने आहिस्ता से कहा, किरण कभी कभी थोड़ा सा यकीन वापस आ सकता है। वो पलटी, नहीं, सिर्फ वो बोली, सजा पूरी हो जाए फिर देखा जाएगा। मेरे दोस्त जो पहले मुझे रक्श की नजर से देखते थे, अब कहते असलान तुम बदला बदला लगते हो। मैं हंसकर टाल देता, बस कहता काम का दबाव है। लेकिन सच ये था कि मैं जीते जी मर रहा था। किरण की हर खामोशी, हर इज्तिनाब, हर नजरअंदाज मुझे अंदर से जला रही थी। एक दिन बच्चा पूछ बैठा, अब्बू आप रात को क्यों रो रहे थे? मैं चौंक गया, फिर मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अब्बू की आंखों में बस धुआं आ गया था। बच्चा मासूमियत से बोला, किसी ने आग लगाई थी? मैं हंस नहीं पाया, बस सर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, किसी ने आग लगाई थी। अब हर दिन ऐसा ही गुजरता। मैं सुबह घर से निकलता, दिन भर काम में मसरूफ रहता, शाम को वापस आता और रात भर यादों में जलता रहता। किरण अब भी वही थी, मजबूत, खामोश और अपने जख्मों की वारिस। और मैं हर दिन उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी के दरमियान फंसा रहता, जैसे जिंदगी और सजा का एक साथ बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हो। लेकिन अब मैं बदल चुका था। पहले जो कुछ छुपा लिया करता था, अब वो सब मेरी आंखों में साफ नजर आ रहा था। हर राज, हर हकीकत, हर जख्म वाज़ा था। एक दिन देर रात किरण मेरे सामने आकर खड़ी हुई और बोली, अगर कभी तुम्हें ये लगे कि सब कुछ ठीक हो गया है तो याद रखो, मैं रोज इस लम्हे को याद करती हूँ जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और मेरी चीख किसी ने नहीं सुनी थी। मैं सर झुकाकर बैठ गया। अल्फाज की ताकत मेरे अंदर घुलती रही, लेकिन जबान खामोश रही। कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। वो खामोशी से पलटी और चली गई और मैं दरवाजे के करीब जमीन पर बैठ गया। हर सांस के साथ एक नई झलक अपने जुर्म की शिद्दत का महसूस कर रहा था। अब मैं जीता था, हर दिन जीता और हर दिन मरता भी था। और शायद यही मेरी असल सजा थी। जो शख्स गुनाह छुपाकर सुकून ढूंढता है, वो अंदर ही अंदर टूटता रहता है। हर रात, हर लम्हा, वो खामोशी जो कभी कमजोरी लगती थी, वक्त आने पर सच बनकर गूंजती है, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की से रोशनी की तरह अपने अंजाम की दिखाई देती हो। अब मेरे हर ख्वाब में किरण की आंखें, उसके अल्फाज और वो लम्हा मौजूद था, और मैं जानता था कि ये दर्द और हकीकत मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी, चाहे दुनिया कितनी भी रोशन क्यों न लगे। और आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को लाजमी दबाएं
تاکہ ہماری آنے والی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ کل ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔